जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट पे। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बारी है मूल कर्तव्य की। तो सवाल है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, या फिर कौन सी समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है इतने समय, या फिर संविधान में इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं आपको बताते चलूं कि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे वायरल हुआ है। ठीक ना, तो वायरल के कारण थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा है। उतना एनर्जेटिक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना एनर्जेटिक मैं हमेशा पढ़ाता हूं। खैर, कोशिश तो पूरी होगी कि मैं एनर्जी के साथ ही पढ़ाऊं। खैर, अगर एक ही पेज में मैं कहूं कि कैसे पढ़ा जा सकता है मूल कर्तव्य को, तो संविधान का एक भाग है भाग 4 का, इसका उल्लेख उसमें किया गया है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और यह ग्रहण किया गया है सोवियत संघ से। ठीक ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था और इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो क्या यह मूल संविधान में वर्णन था इसका कि नहीं था? नहीं भैया, इसका उल्लेख नहीं था। चूंकि देखिए, संविधान जो निर्माता थे, संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जो मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार में मूल कर्तव्य अंतर्निहित होता है, तो मूल कर्तव्य के शामिल किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मूल संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो सवाल है कि इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है इतने समय। 11वां जो मूल कर्तव्य था यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। यह केवल का केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वह अवाद्य योग्य है, मतलब कि गैर न्यायोचित है। अर्थात कोई नागरिक इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगा कि फला नागरिक ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। ठीक ना भैया, तो एक पेज में इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग को आप जरूर ड्राफ्टिंग करें, तो माइंडसेट रहेगा ड्राफ्टिंग पे, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। गांधी का यह मानना था कि जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों का अगर प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से निर्वहन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है। उनका मानना था कि अधिकारों में ही मूल कर्तव्य अंतर्निहित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है ना, संविधान निर्माताओं का भी यही मानना था, इसलिए उनका मानना भी यही था कि भाई कर्तव्य जो होते हैं वह मूल अधिकारों में अंतर्निहित होते हैं, इसलिए संविधान में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मूल संविधान में इसको नहीं उल्लेख इसका किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई और इसी के सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ला करके 51 का अनुच्छेद जोड़ करके बाद में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना भैया, इस पर आधारित हमने कुछ मेंस के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। कौन से मेंस के क्वेश्चन है कि प्रमुख मूल कर्तव्यों की पहचान कीजिए। तो 11 मूल कर्तव्यों को आपको डिस्कस करना है, शार्ट में डिस्कस करना है। ठीक है ना, फिर इसमें वर्णित सामाजिक संस्कृति की व्याख्या किस प्रकार की गई है समझाइए। तो 11 मूल कर्तव्यों को आपको डिस्कस करना है कि आप देश की रक्षा करेंगे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, अपने संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें। ठीक है ना, इसके अलावा उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करें, ज्ञान अर्जन, मानववाद, ये सब सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करता है तो अन्य व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। गांधी का ये स्टेटमेंट है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को फुलफिल किया जा सकता है। संवैधानिक रूप से मूल कर्तव्य तो बाध्यकारी अबाध्यकारी हैं, मतलब कि बाध्यकारी नहीं है, जबकि व्यवहार में इसकी बाध्यकारिता दृष्टिगोचर होती है। स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बताते चलूं कि जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो उस पर अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण का ह्रास करता है तो उसको जो है दंड दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा में पकड़ा गया दंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस आधार पर आप कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मूल कर्तव्य हैं वहाँ पे कानूनों के माध्यम से बाध्यकारिता दिखाई पड़ती है। हालांकि संविधान इसको जो है बाध्यकारी नहीं मानता है। ठीक है ना, लेकिन कानूनों के रूप से हमको जो है व्यवहार में इसकी बाध्यकारिता दिखाई पड़ती है, तो यही आपको स्पष्ट करना है।
मूल कर्तव्य ना तो संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है, ना ही न्यायालय में यह प्रवर्तनीय है, फिर भी इसे लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अभी हम बताएंगे इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल कर्तव्यों का संविधान के अन्य भागों में किस प्रकार अंतर्निहित अंतर संबंध दिखाई पड़ता है, तो मूल अधिकार से आप कोरिलेट कर लेंगे, डीपीएसपी से कोरिलेट कर लेंगे, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो या फिर शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो, ये सब सारी चीज़ें आप कोरिलेट करके मूल कर्तव्य को मूल अधिकार और डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप दिखा सकते हैं कि अन्य भागों से अंतर संबंध दिखाई पड़ता है। ठीक ना भैया। खैर, मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो लोकतांत्रिक देश में राष्ट्र की संप्रभुता और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को कर्तव्यों का बोध होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कहीं न कहीं मूल कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी। मानववाद, अन्वेषण की भावना, पर्यावरण संरक्षण या फिर शिक्षा, इनको बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता पड़ी मूल कर्तव्य की। भारत एक विविधता मूलक या फिर कहें तो बहुलवादी देश है, जहां पर अनेकों जाति, अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय, भाषाएं इत्यादि बोली जाती हैं, और इन विविधताओं में एकता, बंधुता इत्यादि स्थापित करने के लिए और प्रथाओं का त्याग करने के लिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, इसके लिए भी कहीं न कहीं मूल कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी। संविधान का आदर, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाए, मूल कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए आप जो है मूल कर्तव्यों की आवश्यकता को दर्शा सकते हैं। एक बार मेंस का क्वेश्चन जो आया था, उस क्वेश्चन को आप जो है इस माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं। तो सवाल है कि इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति हमने बता ही दिया कि यह अवाद्य योग है, मतलब कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगी। कुल मिला जुलाकर कोई व्यक्ति इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगा कि फले नागरिक ने या किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा, यह नैतिक प्रतीत होती है। ठीक है ना। संविधान में बाध्यकारी नहीं है। खैर, व्यवहारिक रूप से इसकी बाध्यकारिता हमको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धार्मिक आधार पर वोट मांगना एक अवैध काम है, या फिर कहें कि अगर आप झंडे का अपमान करते हैं तो 3 साल की सजा, एक एक्ट लाया गया था, ठीक है ना, 1971 में, उसके अनुसार दी जा सकती है। तो खैर, ये बाध्यकारिता हमको दिखाई पड़ती है कानूनों के माध्यम से। खैर, संवैधानिक रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह बाध्यकारी दिखाई पड़ता है। मूल अधिकार से इसका किस प्रकार संबंध आप दिखा सकते हैं। पहला कि गांधी का वो कथन आप याद करिए, जो गांधी कहते हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करे तो अन्य व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ठीक है ना। एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल पूरक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, या फिर समानता को लेकर हो, संरक्षण को लेकर हो, तो एक दूसरे के पूरक के रूप में थोड़ा सा दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक समरसता अगर भंग होती है तो मूल कर्तव्य, मैं बताऊं कि मूल कर्तव्य जो होता है मूल अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना। देखिए, मूल कर्तव्य जो होता है वो व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति अपना होता है, लेकिन जो मूल अधिकार होता है वो राज्यों का व्यक्तियों के प्रति होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्र क्या होता है। देखिए, राष्ट्र का प्रयोग बार बार मूल कर्तव्य में किया गया है, देश का प्रयोग एक बार किया गया है। ठीक है ना। राष्ट्र में एक भावनात्मक यह विचारधारा है, सामूहिक एकता की यह पहचान देता है। यह नागरिकों के बीच विद्यमान एक मनोवैज्ञानिक एकता को बढ़ावा देता है। जैसे आप झंडा फहरा रहे हैं तो एक प्रकार से मतलब कि जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक ना। कोई भाषा की एकता को प्रभावी रूप से, जैसे हिंदी भाषा को आप जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है राष्ट्रवाद को जो है अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर राष्ट्र एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा राष्ट्र के प्रति होती है, जबकि धर्म, जाति, भाषा इनके प्रति जो निष्ठा होगी यह द्वितीयक निष्ठा मानी जाएगी। ठीक ना भैया। देश जबकि क्या होता है, देश एक देखिए भौगोलिक विचारधारा होती है, भौगोलिक चीज़ें होती है, मतलब कि एक उसकी भौगोलिक सीमा होगी जिसमें इसकी सरकार होगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सैन्य प्रशासन होगा, तो ये सब सारी चीज़ें देश के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो एक भावनात्मक एक विचारधारा जो होगी, एक सामूहिक जो एकता की पहचान देती है, मनोवैज्ञानिक एक एकता का यह उदाहरण हो सकता है राष्ट्रवाद। ठीक ना। कोई कंक्रीट टर्म में नहीं है, यह एक मात्र विचारधारा है और यह कंक्रीट टर्म में है। ठीक है भैया। अगर मैं यह कहूं कि किस प्रकार जो है आंगिक संबंध यह निहित होता है संविधान के दूसरे भागों से, तो सुनना जरा। एक तो मूल अधिकारों में राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता को बनाकर रखना चाहिए। ये आधार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। ठीक है ना।
मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब प्रदान की जाती है तो कहा जाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता को आधार बनाकर, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य का नागरिकों का एक मूल कर्तव्य भी बनाया गया है। तो कहीं न कहीं इंटरलिंकिंग आप देख सकते हैं। मूल कर्तव्य में भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। ये आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो लाया गया था, मैं बताते चलूँ कि अनुच्छेद 21 का एक जोड़ा गया और जिसमें फंडामेंटल राइट बनाया गया शिक्षा को। वहीं पर डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 की प्रकृति में चेंज किया गया, इसके नेचर में चेंज किया गया है, ठीक है ना। और कहा गया कि इसमें तो खैर पहले कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, लेकिन बाद में इसके नेचर को चेंज करके कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। फिर अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया। कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वह प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 है वह ना सिर्फ फंडामेंटल राइट से, ना फिर सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी से, बल्कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से भी जुड़ा हुआ है। 7वां मूल कर्तव्य क्या कहता है और अनुच्छेद 48A क्या कहता है, ये सब सारी चीज़ें तीनों अनुच्छेद, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी का 7वां फंडामेंटल ड्यूटी, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करे। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करे। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा। एक केस आया था एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला, और एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रत्येक नागरिक को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का एक अधिकार होगा, जीवन जीने का एक पार्ट होगा। भैया तभी जीवन तो अच्छा सा जी सकता है ना, जब उसको स्वच्छ पर्यावरण मिले। तो इंटरलिंकिंग आप कर सकते हैं तीनों पार्टों में। देखिए मुझे लगता है कि जो पीसीएस का बच्चा हो वही इसको देखे तो ज़्यादा फायदा होगा, वनडे के बच्चे ना देखें, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट है 10-20 लोग देखें उसको, पीसीएस वाले देखें या आईएएस वाले देखें तो ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है वनडे वालों का देखना। खैर, मूल कर्तव्यों की आलोचना आप इस आधार पर कह सकते हैं कि भैया इसमें ना तो वोटिंग राइट दिया गया है, ना तो टैक्स अदायगी का प्रावधान है, ना तो जो है मंत्रियों के कर्तव्य का प्रयोग किया गया है, ना तो परिवार नियोजन की बात की गई है। तो आलोचना इस आधार पे कर सकते हैं। इस आधार पे भी कर सकते हैं कि ना तो यह बाध्यकारी है, अगर बाध्यकारी नहीं होगा तो क्रियान्वयन प्रवर्तनीय अच्छे से नहीं होगा, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, सो अच्छे से लागू नहीं हो पाने के कारण जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है ना। खैर, संवैधानिक रूप से यह तो अबाध्यकारी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कानूनों के माध्यम से व्यवहारिक बाध्यकारिता दिखाई देती है, तो दोहरा स्वरूप इसका दिखाई देता है। तो ये आप आलोचना के पॉइंट शामिल कर सकते हैं। 11 मूल कर्तव्यों को अगर हम पहचान करें तो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो पहला मूल कर्तव्य आपका है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था 2022 के पीसीएस में। 2022 के पीसीएस में आपको जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर कंफ्यूज कर दिया, तो राष्ट्रगीत नहीं है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। पहला कह रहा है कि संविधान का पालन करें, ये शब्द संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए भैया राष्ट्रगान है ना कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज है, ठीक है ना। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, संस्थाओं का आदर्श जो उसके संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, इनका जो है सबका आदर करें। ये आपका पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये आपका दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा कहता है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे हृदय में संजोए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये देखिए देश का प्रयोग किया गया है और जगह जगह राष्ट्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब से परे हो, इन सब भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का आप त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये पांचवा मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य क्या है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को आप समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है ना, अपने कल्चर के महत्व को समझें। ये आपका छठा मूल कर्तव्य है। सातवां कहता है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव ये सब आते हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये सातवां था। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। ये आठवां मूल कर्तव्य है। नौवां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को, और हिंसा से आप दूर रहें। नौवां मूल कर्तव्य है। 10वां कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का
सतत प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों को छू सके। ये 10वां मूल कर्तव्य। और 11वां तो आप जान ही रहे हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है ना। तो माता पिता का यह कर्तव्य बनाया गया कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को जो है वह प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये 11वां मूल कर्तव्य है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम कोई दूसरा मैटर लेकर आते हैं। मुझे लग रहा है कि संविधान संशोधन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।